नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ऐसा क्या हुआ कि सुनीता का मन खुशी से नाच उठा। नहीं दीदी, आप ना नहीं कहोगी। पहले भी तो 2 बार आप ऐसे टूर टाल चुकी हो। अब फिर आपको मौका दिया जा रहा है तो फ़ायदा उठाइए ना। फिर आप ही तो बता रही थी कि इस ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन का चांस भी मिल सकता है। पम्मी ने चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए फिर से वही जिक्र छेड़ दिया। सुनीता अपना चाय का कप उठाते हुए बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे इस ट्रेनिंग से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा और ना ही मैं अगले प्रमोशन के लिए अधिक लालायित हूँ। हाँ, हमने ही बैंक के लिए किसी और सहयोगी को अगर यह चांस मिलता है तो उसको वह उसके परिवार को अधिक लाभ पहुंचेगा। फिर राम बाबू, सुधीर जी जैसे लोग तो अपने अपने परिवार को भी साथ ले जाना चाह रहे हैं घूमने के लिए। दीदी, जब बॉस ने आपकी सिफारिश की है तो राम बाबू, सुधीर ये सब कहाँ से टपक पड़े। आप सबसे सीनियर हो, आपको चांस मिल रहा है बस। मैं अब और कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। मैं तो 3 दिन की छुट्टी लेकर आई ही इसलिए हूँ कि आपके जाने की तैयारी करा दूँ। आप तैयार हो जाओ, बाजार चलते हैं। मैं तब तक आपकी वार्डरोब चौक करती हूँ कि क्या क्या लेना है आपको। कहते हुए पम्मी ने चाय के बर्तन समेटने शुरू कर दिए। तू भी जिद की पक्की है, कह सुनीता को हंसी आ गई। वैसे देखा जाए तो सुनीता से रिश्ता भी क्या है पम्मी का। बस जब तक यहाँ की इसकी नौकरी थी तो इसी फ्लैट में सुनीता के साथ रही थी। फिर अपनापन इतना बढ़ा कि सगी बहन से भी अधिक स्नेह हो गया। अब शादी करके दूसरे शहर चली गई तो भी आए दिन फ़ोन पर बात करती रहती है। फिर पता नहीं कैसे इसे टूर की भनक लगी तो बिना बताए आ धमकी। तू तो शादी करके अब बड़ी बहन की तरह रोब झाड़ने लगी है मुझ पर। वह तो है ही। अब कोई तो आपको सही राय देगा। चलो अब और बातें नहीं, आप जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, कह पम्मी रसोई में चली गई। जब तक सुनीता नहाकर निकली तब तक पम्मी ने उसकी अलमारी भी टटोल ली थी। बोली, यह क्या दीदी, सारे पुराने फैशन के कपड़े हैं और इतने फीके रंगों के। अरे, विदेश जा रही हो तो थोड़े चटक रंग भी ले लो ना। आज मैं पसंद करूंगी आपके लिए कपड़े। आप टोकना मत। मैं पिछली बार कुछ सूट लाई थी आपके लिए, आपने सिलवाए नहीं। अरे हाँ, उन्हें तो मैं रश्मि और आशा को दे आई थी। उनके गोरे रंग पर वे बहुत फब रहे थे और फिर उनकी उम्र भी है दीदी। फिर वही बात, अभी आप कौन सी बूढ़ी गई हो कि वे कपड़े उन पर फबते और आप पर नहीं। अरे, मैं इतने शौक से आपके लिए लाई थी और आप भी बस विन्नी, रश्मि, गीता, आशा आदि के बारे में ही सोचती रहती हो। पम्मी, मेरा परिवार है यह, सुनीता ने धीरे से कहा। मैं कब कह रही हूँ कि आपका परिवार नहीं है यह, पर वे लोग भी तो कभी आपके बारे में सोचें, कभी आए आपके पास। आपने अपने फ्लैट में गृह प्रवेश किया था तो आया था कोई? आप इतनी बीमार पड़ी कि अस्पताल में भर्ती रही, क्या कोई आया था आपको देखने? तब कहाँ था यह परिवार? फिर सुनीता को चुप देखकर आगे बोली, सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि कभी तो आप अपने बारे में सोचें कि आपको क्या अच्छा लगता है, फिर बात से खुशी मिलती है। क्या इतना भी हक नहीं बनता आपका? चलें अब नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। सुनीता सोच रही थी कि बातों का रुख बदलने में कितनी माहिर हो गई है यह लड़की। जब अपने बारे में सोचने का समय था तब नहीं सोचा तो अब उम्र के इस पड़ाव पर क्या सोचना। फिर नाश्ता करते हुए बोली, तो इस बार तो मुझे लंदन भेजकर ही मानेगी। हाँ दीदी, मैं आई ही इसलिए हूँ कि आप कहीं पहले की तरह इस बार भी अपना ट्रिप कैंसिल ना कर दें। नाश्ता करने के बाद दोनों ऑटो रिक्शा से बाजार चल दी। बाजार पहुंचकर पम्मी ने ऑटो रूपाली ब्यूटी पार्लर के सामने रुकवाया तो सुनीता चौंक उठी। बोली, अरे यहाँ क्या करना है दीदी, आप जल्दी अंदर चलिए, मैं रूपाली से आपका अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ। पम्मी सुनीता की बात को अनसुना कर ऑटो वाले को रुपए देती हुई बोली। पम्मी ने सुनीता के केश सेट करवाए, कलरिंग भी करवाई, फेशियल के लिए भी जिद करके बैठा दिया और फिर बोली, दीदी आपको यहाँ थोड़ी देर लगेगी, तब तक मैं बाजार से कुछ सामान खरीद लाती हूँ। बाजार पहुंचकर पम्मी ने कुछ कॉस्मेटिक्स और महंगे सूट खरीदे। जब ब्यूटी पार्लर लौटी तो सुनीता का एकदम बदला रूप पाया।
बोली, वाह दीदी, आपकी तो उम्र ही 10 साल कम कर दी रूपाली ने। चलिए, अब आपको टेलर के यहाँ नाप देना है। कपड़े मैं ले चुकी हूँ, मुझे पता है आपके सामने लेती तो आप खरीदने नहीं देती। मम्मी, आखिर तू चाहती क्या है? देखो दीदी, अच्छी तरह से तैयार होने पर स्वयं को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी, तो फिर इसमें बुराई क्या है? अब मैं जैसे डिजाइन पसंद करूँ आप मना मत करना। और पम्मी ने टेलर को सूटों के डिजाइन बता दिए। ये खाना बाहर ही खाकर घर लौटी तो सुनीता को थकान महसूस होने लगी थी। अब पम्मी सूटकेस खोलकर उसका सामान जमाती रही। रात को उसने कह भी दिया, दीदी आपकी सारी तैयारी कर दी है, अब टिकट वीज़ा वगैरह का इंतजाम तो आपके ऑफिस की तरफ से ही हो रहा है, आप यात्रा का पूरा पूरा आनंद उठाना। कहते हुए पम्मी भावुक हो उठी। अच्छा, अब तू इत्मीनान रख, मैं यात्रा का पूर्ण आनंद लूंगी और कुछ नहीं सोचूंगी। कहते कहते सुनीता का भी गला भर आया था कि कोई तो है उसकी जिंदगी में जो उसके बारे में इतना सोचता है। मम्मी के जाने के बाद तीन चार दिन सफर की तैयारी की अफरा तफरी में बीत गए। जब सारी औपचारिकताएं पूरी करके दिल्ली से हवाई जहाज में बैठी तो इत्मीनान की सांस ली उसने। ऐसे दूर के मौके तो पहले भी कई बार आए थे उसकी जिंदगी में, पर वही टालती रही थी। क्या करती, मन ही नहीं करता था कि इतने लंबे और अकेले सफर पर जाने का। छुट्टी मिलती तो बस भाई बहनों के पास आना जाना हो जाता, वही काफी था। इस बार मम्मी ने तो उसे मना ही किया था कि जब दीदी और भैया लोग पसंद ही नहीं करते कि आप कहीं जाओ तो आप उन्हें बताना भी नहीं। सुनीता तब फीकी हंसी हंसकर रह गई। मम्मी उसके परिवार के लोगों की मानसिकता से परिचित हो गई थी, इसलिए सब कुछ कह देती थी। कई बार तो यह भी कह चुकी थी कि अच्छा हुआ आपने यह फ्लैट खरीद लिया, रिटायरमेंट के बाद कोई ठिकाना तो होगा रहने के लिए। भाई बहनों से अपेक्षा रखो तो बुढ़ापे में ठोकरें ही खानी पड़ती हैं, आपको तो पेंशन भी अच्छी खासी मिलेगी आराम से। यह नहीं कि सब लुटाती रहो। मम्मी की बातें कभी कभी सुनीता को चुप तो जाती थी, पर वह ठीक ही बोलती थी, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण सुनीता देख भी चुकी है। कब तक आंखें मूंदे रहे सबसे। प्लेन में बैठे बैठे सुनीता का मन अतीत में डूबने लगा था। पूरे 44 वर्ष की हो गई है वह। क्या खोया क्या पाया, कभी कभी विश्लेषण करती है तो लगता है कि खोया ही खोया है। उसने पढ़ाई में मेधावी रही तो कम उम्र में ही बैंक में नौकरी लग गई। फिर अकस्मात पिता का देहांत हो गया तो भाई बहनों का दायित्व आ पड़ा। उसके कमजोर कंधों पर दीदी की शादी, भैया की पढ़ाई, छोटी बहनों के खर्चे, सब वहन करते करते अपनी शादी का ख्याल तो उसे बस एक बार ही आया था, जब प्रखर को देखा था। प्रखर आर्मी मेजर था, वहीं झांसी में ट्रेनिंग के लिए आया था। तब उसकी सहेली ने ही परिचय करवाया था। प्रखर शानदार व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव का था। उसने तो बातों ही बातों में प्रपोज भी कर दिया था, पर घर वालों का विरोध। वह नौकरी छोड़कर प्रखर के साथ चली गई तो भाई बहनों का दायित्व कौन वहन करेगा। प्रखर इस दो टूक इनकार से इतना नाराज हुआ कि अपनी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चला गया था। सुनीता भी तो कई दिनों तक भूल नहीं पाई थी उसे। कई दिनों तक ही क्यों, प्रखर का व्यक्तित्व तो आज भी ताजा है उसकी आंखों में। बाद में भी कई बार रिश्ते की बात चली, पर कभी किसी को तो कभी किसी कारण अस्वीकार होती रही। पूर्वा दीदी ने तो एक बार अपनी तरफ से रिश्ता तय ही कर दिया। बोली, सुनीता, दीपक भी बैंक में ही अफसर है, पारिवारिक कारणों से अब तक विवाह नहीं किया। मैंने तेरी बात चलाई है, शाम को खाने पर बुला लिया है उसे। ठीक तरह से तैयार होकर आ जाना, पुरानी किसी बात का जिक्र मत करना, इस समझी। वह ठीक समय पर पहुंच गई थी। खाने पीने तक माहौल सामान्य रहा। दीपक देखने में ठीक ठाक ही था। फिर पूर्वा ने ही प्रस्ताव रखा, दीपक, अब तुम सुनीता को लेकर कहीं घूम आओ। ठीक है। दीपक के साथ बगल में कार में बैठे समय सुनीता कुछ सहज हो गई थी। पुराने रिश्ते याद आए, कई बार अस्वीकार होने का बोध हुआ। दीपक ने धीरे से उसका हाथ सहलाया था, पर वह तो पसीने से नहा उठी थी। क्या बात है? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ। वह स्वयं नहीं समझ पाई थी कि हुआ क्या है। और लड़कियों तो शादियों के नाम से ही खुश हो जाती हैं, पर आप तो इतनी ठंडी। दीपक के ये शब्द भीतर तक चुभने
लगे थे सुनीता की। वह जिद करके बीच रास्ते में ही उतर गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह कभी विवाह के बारे में सोचेगी भी नहीं। मैडम, आप शायद सो गई थी। आपका नाश्ता, एयर होस्टेस कुछ पूछ रही थी। थोड़ा जूस लेकर वह कुछ सहज हुई तो साथ लाई पुस्तक के पन्ने पलटने चाहे, पर मन तो फिर पुरानी बातों में भटकने लगा था। अब मम्मी को कैसे बताए अपने मन की स्थिति। वह तो जब तक कह देती, दीदी अभी आपकी ऐसी उम्र नहीं हुई है कि शादी के बारे में सोचे ही नहीं। कोई मनपसंद साथी मिले तो जरूर विचार करना। बड़ी उम्र में भी एक अच्छे साथी की जरूरत होती ही है। मम्मी, अब मैं एक तरह से वैरागिनी हो गई हूँ। उस दिन पता नहीं कैसे सुनीता के मुंह से निकल गया था। कोई वैराग्य नहीं हुई है। मैंने आपकी एक डायरी देखी है। कितनी प्रेम कविताएं लिखी हैं आपने। अम्मी के कहे एक एक शब्द के बारे में गंभीरता से सोचती सुनीता को पता ही नहीं चला कि उसका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है। एयरपोर्ट की चकाचौंध मन को चुभा गई थी। कस्टम ऑफिस से बाहर आते ही चमकती दुकानें, लोगों की भीड़भाड़, लंबा चौड़ा एयरपोर्ट, फिर बाहर ऑफिस की ही टैक्सी लेने आ गई थी। विदेशी धरती पर पहला कदम, सब कुछ बदला बदला, साफ सुथरा और मन को मोह लेने वाला था। फिर होटल में रिसेप्शन से चाबी लेते समय पता चला कि उसका कमरा नंबर 302 है और 303 में भी एक भारतीय ही है, नारायण, जो बेंगलुरु से आए हैं। हेलो, आई एम नारायण। नारायण ने हाथ आगे बढ़ाया था। आई एम सुनीता। सुनीता ने भी हाथ बढ़ा दिया था। एक बार तो चौंक ही गई थी कि सुनीता, लगा जैसे प्रखर ही सामने आ गया हो। वही डिलडोल, वही कदम, कानों के पास के बालों में जरूर हल्की सफेदी झांक रही थी, पर प्रखर भी इस उम्र में। चलिए, हमारे कमरे में पास पास ही है, कहकर नारायण ने उसका बैग उठा लिया। नारायण उसे पहली मुलाकात में ही काफी मिलनसार और मजाकी स्वभाव का लगा था। बातों से लगा कि नहीं कि अब वे विदेशी भूमि पर है। कमरे में सामान रखकर दोनों कॉफी पीने लाउंज में आ गए थे और कॉफी पीते पीते ही नारायण ने उसे होटल की सारी व्यवस्थाओं से भी परिचित करवा दिया था। चलिए, आप अपने कमरे में जाकर काम कीजिए, मैं थोड़ी देर अपने लैपटॉप पर काम करूंगा। शाम को खाने पर मिलते हैं, नारायण ने बड़े अपनेपन से कहा था। सुनीता स्वयं सोच रही थी कि प्लेन में तो ठीक से सो नहीं पाई, अब नहा धोकर गहरी नींद लेगी ताकि शाम तक कुछ ताजगी महसूस हो। शाम को खाने के समय और भी सहयोगी ने परिचय हुए। नारायण ने सबसे मिलवा दिया था। आप दोनों पुराने परिचित हैं। एक विदेशी ने तो सुनीता से पूछ ही लिया था और तब नारायण उसे देखकर मुस्कुरा दिया था। कुल मिलाकर सुनीता को सारा माहौल सौहार्दपूर्ण लगा था। कहीं कुछ पूछना तो नारायण बड़े अपने फन से मदद कर देता था। एक हफ्ता कॉन्फ्रेंस चली और फिर एक हफ्ते का वहीं से यूरोप घूमने का प्रोग्राम बन गया। नए शहर, ऐतिहासिक इमारतें, खूबसूरत वादियां, झीलें, फूलों से लहराते बगीचे, सभी कुछ भव्य था और नारायण के सानिध्य ने दोनों को काफी पास ला दिया था। इतने दिन कब बीत गए सुनीता को पता ही नहीं चल रहा था। एक बार फिर अपने घर पुराने परिचितों की याद नहीं आई। लंदन से वापसी की उड़ान भी अतः फिर उसी होटल में एक रात रुकना था, दूसरे दिन लौटना था। लग रहा था जैसे वह और नारायण दोनों ही कुछ मिस कर रहे हैं। नारायण अपने स्वभाव का विपरीत उस दिन बहुत गंभीर और चुपचाप सा था। आपका सानिध्य बहुत अच्छा था लगा। सुनीता ने अपनी तरफ से धन्यवाद देने का प्रयास किया। नारायण फिर चुप ही था। आंखों में उदासी की झलक थी। चलो कमरे में चलकर कॉफी पीते हैं, कह सुनीता ने कॉफी का ऑर्डर दिया। कॉफी पीते समय भी दोनों चुप थे, बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पा रहे थे। फिर कब क्या हुआ, कब नारायण उठकर उसके पास सोफे पर इतने करीब आ गया, कब वह उसके कंधे पर सिर रखकर सिसक पड़ी, कब उसने उसे बाहों में लिया, कब कब। तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा सुनीता, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। नहीं, सुनीता ने धीरे से उसके होठों को छुआ। माफ़ी क्यों और किससे? बहुत अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं हम दोनों। थैंक्स ए लॉट। फिर लगा कि शायद शब्दों से वह सब कुछ बयान नहीं कर पा रही जो महसूस कर रही है। आखिर आज नारायण ने उसे एक स्वनिर्मित कारावास में मुक्त कर दिया था।
हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।